इस वक्त तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपको परिचय करा देते हैं। अपराजिता पांडे जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वंदना त्रिपाठी जी है। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। और छत्तीसगढ़ से द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अपराजिता, आपके पास ही आना चाहेंगे, कैसा देख रहे हैं अभी तक जिस तरह कमलनाथ जी दावा कर रहे थे, लेकिन आपके पास 6 सीटें हैं, 6 सीटों में से एक कांग्रेस के खाते में रही है, कमलनाथ जी, जिस पर बहुत विश्वास आपको है। बाकी सीटों पर क्या स्थिति है और क्या खबरें आपके पास आ रही? सबसे पहले मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि जाइए वोट करिए, क्योंकि हाथ बदलेगा आपका हालात। आपका वोट बहुत अहम है, क्योंकि अगर आपके और आपके परिवार को महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से आज मुक्ति चाहिए, तो कांग्रेस आपके साथ है। और पूरी भारत की जनता, मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश हो, पूरे देश में हो, मनोज जी, कांग्रेस का हाथ थामेगी। आज धरातल पर, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें हम, प्रदेश की, चाहे देश की बात करें, हम महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड की डिस्क्रिपेंसी हमारे सामने आई है, भारत की जनता समझ चुकी है कि 10 साल से उनके साथ छलावा किया जा रहा है। बातें बहुत होती हैं, इलेक्शन चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पाती है। जहां तक कमलनाथ जी की और छिंदवाड़ा की बात है, जिसको हम कह रहे हैं कि आज देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, उसमें देखिए चुनाव के पहले ही आपको दिखेगा भारतीय जनता पार्टी की कितनी बौखलाहट रही है। 48 घंटे भी नहीं बचे थे प्रचार थमने के लिए कि आपने देखा छापे पड़ना शुरू हो गए। हमारे आदिवासी नेता उइके जी के घर छापा पड़ा, उस आप देखिए उसमें उनके पास सर्च वारंट भी नहीं था, फिर भी घर पर पहुंचे। नदी तक टटोले गए, 10-12 घर आसपास के छानबीन की गई, क्या मिला? कुछ नहीं। छिंदवाड़ा में इतने डरे हुए हैं कि कमलनाथ जी के घर पहुंच गए। पर इससे जनता समझती है कि आप भयभीत हैं। कमलनाथ जी को आपने देखा इतने सालों से अगर चुन रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल भयभीत नहीं है इस बार। चीजें, तस्वीरें वहां की कुछ अलग दिखाई दे रही है, जैसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। आप देखिए, अमित शाह वहां पहुंचते हैं, नड्डा पहुंचते हैं। 2019 की जब बात करते हैं तो कुछ अलग था, लेकिन 2024 को जब हम देखते हैं तो आपके पास से, कमलनाथ जी के पास से, तमाम वो लीडर्स जो उनके साथ रहा करते थे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो चिंता तो आपके भीतर भी होगी। नहीं मनोज जी, चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि छिंदवाड़ा की जनता जब वोट करती है, अगर आप छिंदवाड़ा जाएं, जैसे कि हम सब गए, तो हर एक व्यक्ति का उनसे जिस प्रकार से लगाव है कमलनाथ जी के साथ, जिस प्रकार से पारिवारिक उनकी फीलिंग है, उससे छिंदवाड़ा तो कमलनाथ जी के साथ इतने सालों से रहा है और आगे भी रहेगा। आपको याद है, ये कोई पहली बात नहीं है। प्रहलाद पटेल जब थे तब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे कैंपेन करने, उन्होंने भी छिंदवाड़ा आए थे। तो बड़े बड़े लीडर्स हमेशा छिंदवाड़ा आते रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार भी आप देखेंगे कि जनता कमलनाथ जी और कांग्रेस एक और क्वेश्चन है अपराजिता जी, उसके बाद वंदना जी का रुख करेंगे। लेकिन क्या केवल छिंदवाड़ा के प्रति आश्वस्त हैं आप? यहाँ का विकास मॉडल जिसका जिक्र किया जा रहा है, ठीक है, जनता साथ देगी, लेकिन बाकी सीटों का क्या? वो भी तो आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए ना। निश्चित तौर पर हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम मुद्दों पे बातें कर रहे हैं। हम जातिगत जनगणना की बातें कर रहे हैं, हम 1 लाख प्रति साल हर एक गरीब परिवार की महिला की बातें कर रहे हैं, हम युवा को स्टाइपेंड देने की बातें कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की जिसमें 1 लाख प्रति साल मिलेगा, हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बातें कर रहे हैं, हम एमएसपी की बातें कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में चला नहीं था अपराजिता जी जातिगत जनगणना का मुद्दा। निश्चित तौर पर आपकी बात सही है, पर मैं आपको बता रही हूं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं लोगों में कितना आक्रोश है, क्योंकि हम और आप महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। जया अपराजिता जैसा कह रही है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण आपने जो सवाल किया, ये भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होता है। जितना ध्यान छिंदवाड़ा पर बीजेपी ने लगाया है, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी सीटें कुछ और चुनौती बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वंदना जी से इसका जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, जो तमाम बातें अपराजिता जी की ओर से कही गई, उन पर भी जवाब दीजिए कि क्या केवल राष्ट्रवाद और राम मंदिर की सहारी है क्या बीजेपी? बाकी मुद्दों पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। उधर 1 लाख देने की बात हो रही है, 5 गारंटीज की बात हो रही है, न्याय की बात हो रही है, और इधर दूसरी तरफ मोदी जी की गारंटी है जिस पर लगातार कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। और क्या केवल छिंदवाड़ा, बाकी सीटों का क्या?
जी नमस्कार मनोज जी, जया जी और बाकी समस्त पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान में अपना सहयोग दीजिए, अपनी अहम भूमिका निभाइए, अपने घर से निकलिए और जाकर वोट डालिए। जाकर वो सरकार चुनिए जो आपका विकास करे, जाकर वो सरकार चुनिए जो परिवारवाद और तुष्टीकरण ना करके आपको आगे बढ़ाए, जनता के लिए कार्य करे। वो सरकार चुनिए जो भारत को 2037 में विश्व की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए। अब मैं अपराजिता जी के प्रश्नों के उत्तर पे आ जाती हूँ जया जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपराजिता जी से ये पूछना चाहूंगी कि क्या वहां कमलनाथ जी प्रत्याशी हैं या नकुलनाथ जी प्रत्याशी हैं? नकुलनाथ जी कमलनाथ जी तो नहीं है। पुत्र अगर लायक होता है तो अवश्य मैं ये मानती हूँ कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन अगर उसमें काबिलियत है तो। नकुलनाथ जी वो व्यक्ति हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के देखिए, नाम नहीं राजनीति जानते। वंदना जी अलग है, जिसमें डॉक्टर का बेटा यदि काबिलियत होगी उसके भीतर अवश्य तो वो मनोज जी। पीएमटी क्रैक करेगा, वो नीट अवश्य, क्रैक अवश्य, करेगा अवश्य और फिर मनोज बन जी। जाएगा। लेकिन राजनीति में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। देखिए, अवश्य मनोज जी, लेकिन एक बात होती है कि आपकी कार्यकर्ताओं पर क्या पकड़ है। दीपक शर्मा जी जो कमलनाथ जी के इतने खास माने जाते हैं, आज उनने कह दिया कि अगर कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे होते तो मैं अवश्य उनके साथ होता, लेकिन मैं नकुलनाथ जी के साथ नहीं हूं। तो इससे आप समझिए कि नकुलनाथ जी अपनी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के नाम नहीं पता है, और सबसे बड़ा कारण जो छिंदवाड़ा में इनकी हार का होगा वो होगा इनके कार्यकर्ताओं का पलायन। आपने देखा किस प्रकार से इनके छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता इनकी पार्टी छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी वहां अवहेलना की जाती है, उनको वहां वो सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का फोकस छिंदवाड़ा सीट होगी। हम तो ये मानते हैं कि हमें 29 के 29 कमल मध्य प्रदेश में खिलाने हैं और हम खिलाएंगे। उसका कारण है हमारी पार्टी का संगठन, हमारी पार्टी का बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट। आज भी हमारे कार्यकर्ता सुबह 6 बजे उठकर प्रत्येक घर में जाके 6-6 व्यक्तियों को जगाकर मतदान करा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा नहीं है कि हम एक पुत्र को स्थापित करने में लग जाए। यहाँ कार्यकर्ता भाव से जो कार्य करता है उसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है। यहाँ पर हमने पन्नों की समीक्षा की, सूचियों की समीक्षा की, मतदान पर्चियां कार्यकर्ताओं ने वोटरों तक पहुंचाई। ये सारे कार्य किए हैं हम। वंदना जी, महंगाई को लेकर क्या, रोजगार को लेकर क्या? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि आपने 10 साल में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया है। 15 लाख देने की बात, हालांकि वो कौन सा बयान था वो तो मैं भी नहीं कह सकती, जिसका जिक्र कांग्रेस लगातार करती रही। 2 करोड़ रोजगार देने की बात बीजेपी करती रही, उनके बारे में सवाल उठाती है कांग्रेस, तो उन पर जवाब देना भी जरूरी है ना, क्योंकि जनता यही सुनना चाहती है कि आप आने वाले वक्त में और क्या करेंगे अगर जीतते हैं तो। देखिए जया जी, आपने 2003 के पहले का भारत देखा था और अब का भारत आप देख रही थी। 2003 के पहले भारत की क्या स्थिति थी, कितने वर्ग किलोमीटर सड़कें थी, आज कितनी है, कितने इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन्स थी, आज कितनी है, कितनी वंदे भारत चल रही थी, आज कितनी है, कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, आज कितने एयरपोर्ट्स थे, आज कितने हैं। तो आप देखिए कितने आवास थे, आज कितने, शौचालय नहीं थे, एक बेसिक मूलभूत सुविधा शौचालय नहीं था, आज हर घर में शौचालय है। गरीब लोग झुग्गियों में नहीं आवास में जा रहे। ये है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का किया हुआ कार्य। और अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो उसका जीता जागता प्रमाण है ईपीएफ अकाउंट्स। ईपीएफ अकाउंट्स तभी खुलते हैं जब रोजगार जनरेट होते हैं, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि रोजगार जनरेट हो रहे हैं। आप चलिए, आपने भारत की छोड़ अब तस्वीर किस प्रकार रोजगार से और 10 बाकी सालों में मुद्दों को बदली है। छोड़ दीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की तरफ चलना पड़ेगा और फिर अपराजिता से मैं जरूर आपके सवाल का जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि जया इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। रोजगार की बात लगातार कांग्रेस ये करती रही है, लेकिन युवा कहाँ जाएगा, और युवा सबसे बड़ा वोटर है, वो जहां जाएगा। देखिए, आप मोदी ने बहुत कनेक्ट करने का प्रयास किया यूथ को, एंड वक्त में तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा, और राहुल गांधी ने भी किया। तो इस वक्त सीधे बस्तर से, रायपुर से मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, द्विवेदी साहब। द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या स्थितियां आप देख रहे हैं, कितना वोट आप प्रतिशत वहां से खबरें आपके पास आ रही है, और खासकर जब बस्तर की बात करते हैं जहां आज एक सीट पर चुनाव होने जा रहा है, क्या कहती है वहां की? देखिए, बस्तर एक ऐसा इलाका, एक ऐसा जिला है जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला इलाका माना जाता है। आदिवासियों का गढ़ है वहां पर, और आपको आश्चर्य होगा कि उस इलाके में सबसे ज्यादा
नोटा का इस्तेमाल होता है। कई ऐसे चुनाव हुए जहां पर 60-60 हजार वोट नोटा में पड़े थे, यानी आदिवासी कितने जागरूक हैं यह इसका प्रतीक है। और बस्तर इसलिए चर्चा में है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, लेकिन एक ही पहले चरण में सिर्फ बस्तर में मतदान हो रहा है। उसका कारण है वहां पर नक्सलवाद है, वहां पर अति संवेदनशील इलाके हैं, लगभग 150 से ज्यादा अति संवेदनशील इलाके हैं जहां पर नक्सलियों की आमद है। तो चुनाव शांतिपूर्व हो, निष्पक्ष हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने 150 से ज्यादा मतदान दल कल हेलीकॉप्टर से भेजे हैं। और आपको बताऊं कि उसमें से 100 से ज्यादा मतदान गांव ऐसे हैं जहां पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया है। तो पूरी तैयारी बस्तर में हुई है और बस्तर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक कई इलाके ऐसे नक्सलियों के कब्जे में हैं जहां 3 बजे तक ही मतदान होगा, और कुछ शहरी इलाके हैं जहां शाम को 5 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा 60,000 से ज्यादा जवान बस्तर में लगाए गए हैं चुनाव में, 150 से ज्यादा कंपनियां अनिल जी, लेकिन अनिल जी, सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर चुनाव हो रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बस्तर का जो आदिवासी है वो अभी भी विकास की राह देख रहा है। और आप क्योंकि बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ की राजनीति को और बस्तर को समझते हैं, तो आपको लगता है कि नक्सलवाद भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा आदिवासियों के लिए हो सकता है, जिस तरह से हालिया के घटनाक्रम निकलकर यहाँ से सामने आए। दूसरी तरफ ये बात भी कि जो प्रत्याशी हैं बीजेपी कांग्रेस के, उसके अलावा बीएसपी सीपीआई भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो सकता है नतीजों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी के बाद केवल प्रधानमंत्री मोदी को बस्तर का आदिवासी सबसे ज्यादा पहचानता है, जानता है। तो क्या ये चेहरे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं चुनाव के समय में, वोटिंग जब करेगा आदिवासी? देखिए, बस्तर में परिणाम पलटते रहे हैं। पिछले 2018 के चुनाव में तो क्लीन स्वीप कांग्रेस ने कर लिया था क्योंकि वहां भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने भी क्लीन स्वीप किया है। बस्तर से 2 या 3 सीटें कांग्रेस के पास है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, जो मोदी की गारंटी है, वो बस्तर में भी चली है। उसका एक कारण ये है कि मैं एक पत्रकार के तौर पर जितना समझता हूं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों की सरकारों ने बस्तर में डेवलपमेंट पर फोकस किया है और उसके नतीजे अब निकल करके सामने आ रहे हैं। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कांकेर जिला पूरी तरह से लगभग बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। और अभी जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ कि 29 नक्सली एनकाउंटर किए गए हैं, तो वहां सुरक्षा बल मेहनत कर रहे हैं, वहां सरकार की नीतियां पूरी तरह से खुली कर दी गई हैं पुलिस के लिए कि आप फैसले कीजिए और नक्सलवाद को खत्म कीजिए। तो नक्सलवाद जो एक अड़ंगा बन रहा था, वहां पर अब स्थिति क्लियर हो रही है। चलिए द्विवेदी साहब, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि विकास के मुद्दों पर दोनों ही दल, बीजेपी और कांग्रेस, वहां बात कर रहे हैं और विकास होना जया बहुत जरूरी है, खासकर बस्तर जैसे जो क्षेत्र है। लेकिन इस वक्त सीधे हम बालाघाट चलते हैं। बालाघाट से ये तस्वीरें आ रही है, आप देखिएगा, शाहपुरा है ये, और शाहपुरा से ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कितनी सुखद अच्छी तस्वीरें हैं। पानी बह रहा है और पानी से बहते हुए नदी पार कर रहे हैं वहाँ के ग्रामीण अंचल। ये जनजातीय क्षेत्र है जहाँ से ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, और ये बयां करता है कि मतदाता घर से निकल रहा है और मतदान केंद्र तक पहुँच रहा है। जो लोग, ये डिंडोरी के पास, डिंडोरी की तस्वीरें, डिंडोरी के पास आता है शाहपुरा, यानी मंडला लोकसभा की हम बात करें, शाहपुरा ये क्षेत्र है जहाँ से आप तस्वीरें आप देखिएगा कि आज भी नदी पार करके लोगों को जाना होता है। मुझे लगता है कोई नदी होगी या यहाँ से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, खासकर ये वनवासी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है जहाँ इस तरह छोटी छोटी नदियाँ निकलती है, लेकिन आज भी लोग नदियाँ पार कर कर वहाँ पहुँच रहे हैं। और अच्छी तस्वीरें, सुखद तस्वीर, बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत तस्वीरें। आप देखिए जरा शाहपुरा में किस तरह से मतदाता जागरूक हैं। बहुत संघर्ष भले ही रहा हो, लेकिन जानते हैं कि उनका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपने मत का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग मतदाता भी इसमें खास तौर पर शामिल हैं, तो ये तस्वीरें वाकई में बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। बिल्कुल। और यदि लोग घरों में बैठे हैं तो वो ये तस्वीरें देखकर सोच ले, आपको सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करना, आप शहरों में कम से कम वोट करने जरूर जाइएगा जहां भी मतदान चल रहा है। सबसे बड़ा अधिकार आपके पास है। और बंसल न्यूज बार बार आपसे यही अपील करता है, घरों से निकलिए, मतदान केंद्र तक पहुंचिए, क्योंकि आपको सरकार चुनना है। सरकार किसकी चुनना है ये आप तय करेंगे। लेकिन बालाघाट से युवा मतदाता पहली बार नजर आ रहे हैं खासी तादाद में।